1919 वाला वो करवा रहा था, ठीक है। अब कुछ एक पीजन मूवमेंट और कुछ एक ट्रेड यूनियन है, उनका तुम्हें सिर्फ क्रोनोलॉजी वाइज पता होना चाहिए कौन सी कब बनी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियंस और पेजेंट मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस एंड पेजेंट मूवमेंट्स, डायरेक्टली क्वेश्चन आते नहीं थे ना। सबसे पहले लिखो बॉम्बे मिल्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल्स हैंड्स, HANDS हैंड्स एसोसिएशन, 1890। तब तक पावर लूम तो होते नहीं थे, तो हाथों से बनती थी, इसलिए हैंड्स एसोसिएशन। LM लोखंडे, NM लोखंडे, नारायण मल्हार लोखंडे। अब इसका नाम किसी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से जोड़ दिया जाए, मान लो इसको ये कह दिया जाए कि सोशलिस्ट था, जो भी है, ये देख लो ना, ये जिन लोगों के लिए बात कर रहे हो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो कि ये कहाँ हो सकता है, इसलिए इनके नाम लिखवा रहा हूँ ना। इसके बाद में AITUC, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कब बनी थी? 1920। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? LJP राय, लाला लाजपत राय। और सेक्रेटरी कौन था पहला? चमनलाल, नाइस, चमनलाल पहले सेक्रेटरी थे। फिर वर्कर एंड पीजन पार्टी, WPP, 1926 एंड ऑल, MN रॉय, महेंद्रनाथ रॉय। वर्कर एंड पीजन पार्टी, फिर है ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजन पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजन पार्टी, 1928। SA डांगी, जो भी नाम हो। पूर्णचंद जोशी, सोहन सिंह, मुजफ्फर अहमद, ये चारों नाम लिखने हैं। सोहन सिंह, पूर्णचंद जोशी, ऐसे डांग, मुजफ्फर अहमद, ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजन पार्टी, 1928। उन्नीस में एक इशू हुआ था, दैट वाज रॉयल कमीशन ऑन लेबर, क्या वो 29 रॉयल कमीशन ऑफ लेबर। इस इशू पे कुछ लोगों का स्टैंड दूसरा था कि उनको गवर्नमेंट की बात माननी है नहीं माननी है। जो रॉयल कमीशन ऑफ लेबर जो बनी थी, जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, कुछ लोगों का यह था कि इन्होंने रिकमेंडेशन सही दिए हैं, कुछ लोग थे कि इन्होंने रिकमेंडेशन खिलाफ दिए हैं। तो जो लोग इसके रिकमेंडेशन के पक्ष में थे उन्होंने अलग यूनियन बना ली, कुछ लोगों ने अलग यूनियन बना दी। तो AITUC से कुछ लोग जो इसकी कमीशन के जजमेंट के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने AITUC छोड़ के बनाई इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ITUF। Sorry, these are the people who wanted to join the federation commission, ITUF वाले। AITUC ने तो मना कर दिया था कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने हमारी डिमांड नहीं मानी है, कि जो जिनको ये लगता था कि सही है सब कुछ, उन्होंने बना ली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। प्रेसिडेंट वाज BV गिरी। Another important name is NM जोशी। ठीक है, फिर लिखो 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में से ही एक दल और अलग हो गया, देश पांडे के नेतृत्व में।
देश पांडे जी कुछ लोगों के लिए अलग हो गई है टीयूसी से 1931 में, और उन्होंने बनाया रेड ट्रेड यूनियन। देश पांडे, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ मैंने, सिर्फ देश पांडे लिखा हुआ है। एनीवे, दो फैक्ट्रीज एक्ट इंपॉर्टेंट है, एक 1881 का, एक 1891 का। 1881 के एक्ट में चिल्ड्रन की बात की गई थी कि चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करना है या नहीं करना है फैक्ट्रीज में। 1891 में वुमन की बात की गई थी कि 11 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकती वुमन। ठीक है, फिर आ जाओ पेजेंट मूवमेंट्स पे, दैट इज किसान मूवमेंट्स। पीजेंट्स क्या, किसान मूवमेंट्स। यूपीएससी का प्री हो जाएगा अगर ये वाली चीजें जो मैं अब लिखवा रहा हूँ ना, यही वर्ड बाय वर्ड याद रहेगी। दिखाऊंगा इसी नॉलेज से मैं एलिमिनेट कैसे कर रहा हूँ पेपर जो लूंगा उसमें। मैंने नाम क्यों लिखवा रहा हूँ ईयर के साथ, ताकि उस ईयर से उस बंदे के अडल्टहुड की तुम क्रोनोलॉजी सेट कर सको। समझ में आ रहा है? अब मान लो एनएम जोशी का नाम आ जाएगा, कहते स्वराज में उसने कहा क्या किया था भाई, 1928 में जाके 20 साल 25 23 24 साल बाद में वो कुछ काम कर रहा है, अपने 30s में रहा होगा, 30s या 40s में रहा होगा, 15-16 साल का तो कोई चीज का नेतृत्व तो करेगा नहीं 1905 में, तो एलिमिनेट कर सकते हो ना, इसलिए इन लोगों के नाम याद रखने जरूरी है। ठीक है, पहला यूपी किसान सभा। गौरी शंकर मिश्रा, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा नारायण द्विवेदी। कोई रेंट से रिलेटेड कोई एक्ट था कि टेनेंसी और उनसे रिलेटेड कुछ था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है। 1922 20 से 22 के बीच की बात है। एक और छोटी सी मूवमेंट थी यूपी में ही, उड़द किसान मूवमेंट, OUDH। ठीक है, उड़द किसान मूवमेंट, और इसका वो था बाबा रामचंद्र। लेटर ये मर्ज हो गई थी दोनों, उड़द किसान मूवमेंट और यूपी किसान मूवमेंट। गवर्नमेंट ने अपीसमेंट के लिए पास किया था उड़द रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1922, ताकि इनको शांत बिठाया जाए, नॉन कॉपरेशन में ज्यादा पार्टिसिपेशन ना करें। उड़द रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1922। मोपला, MOPLAH 1921 कहाँ पे होगा? केरला। मोपला मुस्लिम वो थे, पेजेंट्स थे, और लैंडलॉर्ड हिंदू थे, तो मोर और लेस कम्युनल टाइप का राइट था, राइट्स था, और सिर्फ लैंडलॉर्ड के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। फिर है बारदोली 1928। लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो गया था 22% से, इस वजह से इन्होंने आंदोलन कर दिया था। यहाँ की दुबला ट्राइब हुआ करती थी एक, DUBLA, दुबला, दुबला ट्राइब। उनको वहां के लोग काली प्राज कहते थे, दैट इज ब्लैक पीपल। गांधी जी ने उन्हें नाम दिया था रानी प्राज। रानी प्राज का मतलब था फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देख लिया? हो गया?
उसके बाद 1936 में किसानों ने, सारे देश किसानों ने मिलकर बनाया था एक ऑल पीजेंट लीडर्स एसोसिएशन, जैसे ऑल इंडियन किसान सभा नाम था उसका, ऑल इंडिया किसान सभा। तारीख है 1936, लखनऊ। प्रेसिडेंट कौन थे इस मीटिंग के? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका निकनेम क्या था? किसान प्राण। एनजी रंगा इस मीटिंग के सेक्रेटरी थे, इस पूरी सभा के। प्राण, PRAN। तो लिखो पक्षत 1946। पक्षत कहाँ हुआ था? हाँ, बंगाल। ठीक है, पक्षत में सिंपल सा इशू तुम्हें 1946 पता होना चाहिए, पक्षत पता होना चाहिए। ये सिंपल सा लाइन वो था, कारण था कि जमींदारों की जो भूमि थी कल्टीवेटर्स को दे दी गई थी, या तुम टिल करो इसको, तुम जोतने लग जाओ। और फिर बाद में ये हो गया था कि कल्टीवेटर ही भूमि के मालिक बनेंगे, तो इसके लिए उन्होंने वो कर दिया था कि बहुत टाइम से जमींदारों की भूमि को ही देख रहे थे, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की वजह से खुद को ही उसका वो बनाना चाहते थे। ठीक है, अब गांधी पे आ जाओ। सारी चीजें होगी, अब गांधी गांधी बचा है बस। गांधी के आते इंडिपेंडेंस करवा देंगे, और फिर 40-30 साल से पर्सनैलिटीज बताऊंगा, और उनको कहाँ से पढ़ना उसकी PDF भी दे दूंगा। कहानी खत्म, हिस्ट्री खत्म। ठीक है, गांधी का सबसे पहले साउथ अफ्रीका लिख लो। गांधी साउथ अफ्रीका 1894, नटाल कांग्रेस। गांधी पे हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन आता ही आता है। किस लिए बनाया था नटाल कांग्रेस? टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन ट्रेडर्स। इंडियन ट्रेडर को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, इसलिए। अगले लिखो ट्रांसवाल ऑर्डिनेंस। What was this related to? Yes, 1906 में था। रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर इंडियंस। आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ट्रांसवाल ऑर्डिनेंस, TRANSVAAL, ट्रांसवाल ऑर्डिनेंस 1906 अध्यादेश। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर इंडिया। इनको कहीं भी जाने के लिए पासेस, आपने क्या बोला था? वो आगे आएगा। फिर 1913 इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिज। इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन, आप देश में बाहर के लोगों पे आने पे पाबंदी लगी थी, इंडियंस पे आने पे, और जो भी नॉन क्रिश्चियन थे उनकी मैरिज को नॉन रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। £3 का टैक्स लगाते थे एक्स इंडेंजर्ड लेबर्स पे। एक्स इंडेंजर्ड लेबर क्या थे? डिफरेंट कंट्री से लाए गए थे वहां पे साउथ अफ्रीका में। तो ये 3 चीजें इंडिया आने से पहले उन्होंने की थी। दैट इज इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन को कम किया था, रिकॉग्निशन करवाया था मैरिजेस का, और एक्स इंडेंजर्ड लेबर का वो टैक्स कम करवाया था। वहां से उन्होंने पैम्फलेट शुरू किया था, एक हिंद स्वराज। और गांधी जी ने उस हिंद स्वराज में मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को काफी ज्यादा
पहुंचना शुरू कर दिया, तभी दिया आगे हमने खाते शुरू किया था। गांधी जी इंडस्ट्रियल के खिलाफ ही थे हमेशा से। तुम्हें पता है गांधी जी इसके कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि स्टेटलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो यूटोपियन तो है गांधी जी, पर ठीक है गांधी जी आगे बन गए। चंपारण 1917, सीधा चंपारण पे आ जाओ। चंपारण 3 काठिया सिस्टम बता ही दिया था। गांधी जी ने लड़ी और जो चंपारण की कमीशन बनी थी उसमें गांधी जी को मेंबर भी बनाया गया। फाइनली ये एग्री किया गया कि जो भी मनी इलीगली कल्टीवेटर से ली गई है उसका 25% उन्हें लौटाया जाएगा और किसी भी कल्टीवेटर को जबरदस्ती इंडिगो सॉ करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपनी भाषा में लिख लो, ना पहुंचाए तो नहीं बजाएगा। 25% मनी वापस दी जाएगी जो किसानों से इलीगली ली गई है। किसी भी किसान को इंडिगो सॉ करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कारण प्लेग बोनस। प्लेग आने बंद हो गए थे तो उन्होंने बोनस भी बंद कर दिया। बोनस बंद कर दिया तो उनकी जो वर्कर है उनकी दिक्कत होगी। एक ट्राइब्यूनल बिठाया गया जिसमें गांधी जी ने कहा था या तो प्लेग बोनस कंटिन्यू करो या 35% हाइक कर दो वेजेस में। तो 35% वेज हाइक की बात ट्राइब्यूनल ने मान ली थी क्योंकि गांधी जी फर्स्ट ऑन टू डेथ पे बैठ गए। गांधी जी की कितने फर्स्ट ऑन टू डेथ थे? 3 बताओ कौन कौन? जो एक के बाद होगा आपने तो पढ़ी है ना, मैं एक्सपेरिमेंट उसने बताया ना, उसने मैं कब भूखा मर रहा था, चर्चे तो उस वक्त था ही नहीं। चलो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। मुझे ऐसा लगता है 1857 में क्रांति हुई थी, उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्लीमेंट माउंटबेटन प्राइम मिनिस्टर थोड़ी था। माउंटबेटन क्या था? गवर्नर जनरल। नहीं, क्या पोस्ट पे था? ठीक है। What's the difference between Governor General and Viceroy? Viceroy is directly under जब एक आदमी प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करेगा देन हिज पोस्ट विल बी कॉल्ड वाइसराय। जैसे कि कलेक्टर है, जब वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है एक जिले का देन हिज पोस्ट इज कॉल्ड कलेक्टर, अदरवाइज ही इज डीएम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द पर्सन इज सेम बट द पोस्ट आर टू। वैसे ही गवर्नर जनरल का ब्रिटिश इंडिया के लिए वो गवर्नर जनरल है, प्रिंसली स्टेट्स के लिए वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि क्या कहा जाता था कि तुम भी राजा हो और क्वीन भी रानी है तो तुम बराबर हो। क्वीन तो आगे बात नहीं करेगी तुमसे, तो तुम्हारे से बात करने के लिए मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे, उसको मैं वाइसराय कह रही हूँ। और वो वाइसराय वही बंदा था जो बाकी ब्रिटिश इंडिया के लिए गवर्नर जनरल था। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे पर बाद में वाइसराय थे, और बाद में वाइसराय नहीं बचे, सिर्फ गवर्नर जनरल बचे थे। इसीलिए सी राजा गोपालाचारी पहले सिर्फ गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल। He was never a viceroy because crown का तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बचा था फिर। इतिहास रटोगे तो दिक्कत ही होगी जी। खेड़ा पे आ जाओ।
क्रॉप फेलियर हो गया था तो वो लैंड रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे। गांधी जी ने कहा मत दो, जो लेने वाले थे लैंड रेवेन्यू वो कहते दो। लड़ाई होगी तो गांधी जी ने गुजरात सभा बनाई, खुद उसके प्रेसिडेंट बन गए और विद होल्ड क्या दिया कि रेवेन्यू विद होल्ड कर लो। बस ये खेड़ा सत्याग्रह था। लिखो लिखो अपनी भाषा में, मैं स्पून फिट नहीं करने वाला। हाँ ठीक है। फिर आया रोलेट एक्ट। व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ रोलेट एक्ट? रोलेट तो वो बंदा था जिसने वो एक्ट लेके आया था, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। इट्स नेम वाज नॉट नेवर ए रोलेट एक्ट। ऑफिशियल नेम क्या था रोलेट का? देखो इंडिया इग्नोरेंस में यूनाइटेड है, पूरे देश को नहीं पता कि इसका कुछ नाम और था। जिस पार्लियामेंटेरियन ने यूके की पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था रोलेट। एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या था? बताओ क्या था? देखोगे आप रोलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या है, क्योंकि यूपीएससी तो रोलेट एक्ट की बजाय शायद वो ऑफिशियल नेम लिख देगी और तुम माथा पकड़े बैठ जाओगे ये कब आ गया। वैसे ही कोई ये जो ग्रे एफएटीएफ पढ़ते हो तुम, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये नाम ही नहीं है एफएटीएफ में ऑफिशियली। दो नाम है, जुरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग और अंडर थ्राइस कंट्रीज, ऐसे करके नाम है। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट ठीक नहीं ऑफिशियली, ठीक है। सत्याग्रह सभा बनाई थी रोलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में, उसके प्रेसिडेंट खुद बन गए थे गांधी जी। 6 अप्रैल को नेशन वाइड स्ट्राइक कॉल किया था इन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ, क्योंकि किसी को भी अरेस्ट और डिटेन करने का अधिकार था इस एक्ट के तहत, और ये मजबूरन इनको लाना पड़ता था ऐसे इस तरह के। अभी अभी इन्होंने वर्ल्ड वार झेली है, अभी इन्होंने गदरिस्ट रेवोल्यूशन को खत्म किया बाहर के देशों में, अभी रशियन रेवोल्यूशन आया है, तो ये सब चीजें इनको लानी पड़ी। शासन चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। रोलेट और यूपा ज्यादा अलग अलग नहीं है। प्रेजेंट टाइम का यूपा और उस वक्त का रोलेट तो बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है ना। वहां पे मतलब उतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता था, एट्रोसिटी ज्यादा थी, दैट इज डिफरेंट थिंग। एनीवे 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो भी हुआ था, उसमें वो लोग कर्फ्यू लगने के बावजूद वहां गए क्यों थे? मेला लगा। दो लोग थे, एक तो चलो ठीक है सैफुद्दीन किचलू सही है, सैफुद्दीन किचलू ठीक है, दूसरा बंदा सत्यपाल मलिक, ये दो लोग थे जिनकी रिहाई के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको ये सूचना थी कि 144 की रिस्ट्रिक्शन कम कर ली गई है, तो पहुंच गए तो ठोक दिया। जिन्होंने सत्याग्रह है जो इन्होंने शुरू किया था, सत्याग्रह सभा रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था, कुछ लोगों को ये मेथड ही ठीक नहीं लगता था। उन्होंने पब्लिकली आपकी आके गांधी जी के सत्याग्रह की जो फिलॉसफी है इसको अपोज किया था। नेम सब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, गलत दिखाया था, तो नहीं पढ़ा, तेज बहादुर सप्रू, सीआर दास तेरे कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा अगले साल, W.E. वाचा, इन्होंने सत्याग्रह का विरोध किया था। जब 13 अप्रैल को ये सब हुआ था तो गांधी जी ने 18 अप्रैल को अपना पूरा सत्याग्रह प्रोटेस्ट जो था
वो वापस ले लिया था, and he called that is this particular experiment as a Himalayan blunder in his Hind Swaraj, and observed 3-day fast. ऐसा लगता है यार, जैसे हिस्ट्री सामने सामने चल रही है, एक साल के बाद में ये होने वाला है, वो होने वाला है, नहीं पता। अगर फील नहीं आती ना तो दिक्कत होगी हिस्ट्री में। मैं तो इसमें से प्रीलिम स्पेसिफिक काम लिख रखा है, किताबें, मूवी देखो, चाहे कुछ भी देखो, डॉक्यूमेंट्री देखो, इतिहास अगर तुम्हारे सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ चल रहा है। जैसे तुमने अब सीआर दास बोला, मैं तो खनक्की में अगले साल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कैसे बनाएंगे? अगर वो गांधी जी को अपोज कर रहा है, गांधी जी फॉर्मेटल में फोर्स बन जाएंगे एनसीएम के बाद, सीआर दास हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में वो खिलाफत इशू आएगा, व्हाट वाज द खिलाफत इशू देन? पर क्या Treaty of Civil Society. चलो बाकी लोग ठीक ऐसे ही कह रहे हो, तुम लोगों को इतना जानने की जरूरत है कि टर्की के लोगों को, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में पूरी दुनिया भर की ये गाना कि टर्की को मत छोड़ा जाए, वो काटा हुआ पिटा जाए और बस छोड़ दो, उसको वैसे वैसा कर दे, बिकॉज़ दैट्स सीट ऑफ खलीफा। ठीक है, उसको डाउन तो किया जाए। जब उसको काटा पीटा जा रहा था उसकी टेरिटरी को, तो उसके विरोध में ये मूवमेंट शुरू हुआ था पूरी दुनिया भर में, जिसे खिलाफत कहा गया। खिलाफत हैज नथिंग टू डू विद यू नो रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, वो मुखालिफत होता है उर्दू इसके लिए, तभी लिखा गया है। खिलाफत वाज बिकॉज़ ऑफ खलीफा। एनीवे, फिर वहां के लोगों ने, तो टर्की के लोगों ने वो बाहर कर दिया था उस्मानाबाद बादशाह के साथ। हिस्ट्री ऑप्शन में क्या क्या है? और फिर भी हिंदी में है वर्ल्ड हिस्ट्री बची है, वो सब देखते हैं। ये तो मेरे पास ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना मॉडर्न की जैसे की बात, तो बहुत डीप आता है, पता नहीं, पर अगर ये पहले तरह क्वेश्चन आते हैं जैसे कि जीएस में आता है तो देख लियो पेपर पढ़ना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यस, स्पेशल, बहुत अच्छा, स्पेशल सेशन बुलाया गया था कलकत्ता में 1 अगस्त 1920 को। कारण 1 अगस्त को क्यों बुलाया गया था? मरा था एक दिन पहले, और उसको अवेंज करने के लिए आप ये जो है वो दया नहीं जाने देंगे, आप बदला लेंगे। ठीक है, और उस सेशन में क्लियरली ये कहा था, क्या कहा था? बहिष्कार ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। तिरंगी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। जबकि इस बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे, कौन कौन नहीं थे? लाला लाजपत राय, सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, अब आया ना नाम आगे। आप ये देखोगे बिपिन चंद्र पाल, या तो वो लोग थे जो बहुत एजुकेटेड थे, या ब्रिटिशर ये थे बंगाली। बताओ, बंगालियों ने बॉयकॉट जरूर किया, कांग्रेस के अंदर इन्होंने बोला जरूर कि वी डू नॉट सपोर्ट दिस बॉयकॉट। उनका थ्योरी सिंपल यही थी, कपड़ों का क्यों बहिष्कार करना, वो हमारी गुड्स है, मतलब हमें चीपर प्रोडक्ट मिल रहा है, कंज्यूमर के लिए बढ़िया है। उन्होंने आगे का सोचा कि खाती हमेशा महंगी रहेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं थे ना ये जो कलकत्ता वाले और ये लोग थे। सिंपल है, कंज्यूमर को सस्ता मिल रहा है, इनको क्यों बहिष्कार कर रहे हो? अंग्रेजों की पॉलिसी की बात करो, तुम कपड़े बहिष्कार करके क्या है? मालवीय जी भी पढ़े लिखे थे, लाला लाजपत राय तो किताबें नहीं थी उसने उस वक्त, वैसे बहुत पढ़ा लिखा था। तो
उनको ये बॉयकॉट वाली फिलॉसफी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए इन्होंने बहिष्कार किया। सारी कराऊंगा बारह कराऊंगा। अभी चल रही है क्लास यार। एम्फेसिस ज्यादा स्वदेशी, पंचायत और अनटचेबिलिटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट प्रोविंशियल लेवल, और सारी की सारी डिमांड जस्टिफाई कर दी थी इन्होंने। स्पेशल सेशन था, इसमें वोटिंग नहीं हुई थी। नागपुर बहुत बढ़िया, फाइनली सेशन हुआ था 1920 का नागपुर में। चलो अब इतना पता है तो ये बता दो फिर, ये स्पेशल सेशन जो कलकत्ता का था इसमें कौन प्रेसिडेंट था? लाला लाजपत राय था इसमें। सेशन में लाला लाजपत राय था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था। और नागपुर में कौन था? स्पेक्ट्रम में मुझे लगा विजय राघवाचारी। इसका पता किया जाए कौन है? मेरी ठीक है। कांग्रेस की रिस्ट्रक्चरिंग की गई, वर्किंग और ऑल इंडिया कमेटी फॉर्म की गई, प्रोविंशियल लेवल पे कमिटीज बनाई गई एनसीएम के दौरान। बंगाल में नॉन कॉपरेशन किसने लेड किया था? चितरंजन दास। उनको एक और नाम है, का निकनेम भी है। देश बंधु है, दीन बंधु है। सीएफ एंड्रूज का नाम सुना है? चार्ल्स फ्रेजर्स एंड्रूज। दीन बंधु तो कहते हैं। सीएफ दास दीन बंधु ही कहेंगे क्या? अबे तो दीन बंधु उपाधि थोड़ी है, निकनेम है जो डाउन प्रोडक्ट के लिए काम करे। दीन बंधु जो डाउन प्रोडक्ट का साथी है। तो यार गूगल करके घर पे बता देगा। गलत है क्या? गूगल देश बंधु चितरंजन दास। एनीवे चोरा चोरी हो गया था फरवरी 4, 1922। व्हाट वाज द चोरा चोरी अगेन? पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। What burnt alive in the police station? Yes. तो बारदोली गए हुए थे गांधी जी, वहां से उनको वो लॉन्च करना था सीपीएम। बारदोली क्यों चुना हुआ? बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी अहमदाबाद और खेड़ा हो चुका है। गांधी जी उसी एरिया के एक नेशनल छवि बन गए, वहां के लोग जल्दी जुड़ेंगे, फिर लोगों को देख के लोग जुड़ेंगे, फिर बेचार बनेंगे। जितनी भी चीजें थी ट्रेन से, क्योंकि वहाँ पे आश्रम पे चीजें चला रहे थे। ट्रेन इसलिए इन्होंने जितनी मेजर चीजें चुनी गुजरात और महाराष्ट्र, जैसे सेवाग्राम, आगे वृद्धा आश्रम, सब चंपारण का है, चंपारण है। मैं ये कह रहा हूँ इधर वाली मेजर जो इन्होंने क्यों चुनी वो इस कारण से, समझ गए? ऑफ कोर्स पैटर्न है, अहमदाबाद का आश्रम इन्होंने यहाँ क्यों बनाया, वृद्धा यहाँ क्यों है, सेवाग्राम यहाँ क्यों है, दांडी मार्च उन्होंने यहाँ से क्यों किया, बारदोली से उन्होंने वो क्यों किया, खेड़ा अहमदाबाद में वो क्यों गए? बिकॉज वहां पे उनकी पॉपुलर अपील थी। एक बहुत अच्छे वकील थे, लंदन से पढ़ाई करके आए थे, दादा अब्दुल्ला का केस में उन्होंने गए थे साउथ अफ्रीका सिर्फ 10 दिन के लिए, और 16 साल बाद लौटे थे। तो ऑलरेडी फिगर थे ये बंदा अपने अधिकारों के लिए कुछ भी करेगा। अपील थी, लोग मात मांगते थे, और अपने मेथड इतने बड़े मास को बताने के लिए ऑलरेडी आपके पास फॉलोअर होने चाहिए, इसलिए उन्होंने वो एरिया चुना। ऐसे तो तुम देख लेना, जब लेट टाइम आएगा क्यूआईएम की तो वो वकालत करेंगे गवालिया टैंक मैदान से, मुंबई से। पर ये जगह तो वही चुनी ना, मुंबई को तुम मुंबई ले जाते हो, जगह तो वही है ना। एक ही स्टेट हुआ करता था ये, गुजरात महाराष्ट्र, बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, समझ रहे हो? अच्छा, और कोई प्रोमिनेंट लीडर बताओ गांधी जी के साथ उस वक्त का, वहां का जो आगे चल के गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को आता था।
उनके नाम पे एक पीढ़ी भी आती है, मोरारजी देसाई। इतने क्योंकि मैं भी नहीं था, मैं भी आज दिन लगे मैं पीता ही नहीं हूँ। 12 फरवरी को फिर उन्होंने वापस ले लिया था बात दिल्ली से, बिकॉज अच्छा दिस मेन्स क्वेश्चन, तुम्हें क्यों लगता है गांधी जी ने क्यों विड्रॉ किया जब पूरा देश तैयार था अंग्रेजों को भगा देते हो? गांधी जी ने क्यों विड्रॉ किया? बस एक लाइन बोलनी थी, आप कर दिया। Britishers they justify एक ही बोलनी थी, आई सेड बड़ा मौका जब मिलता है ना, जो इम्पैक्ट होता है वही लाइन सबसे पहले बोलो। पेरीफेरी से मत घुसो, सेंटर से पेरीफेरी जाओ, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपको 3 मिनट मिलेंगे लास्ट में आंसर करने के 10 नंबर का क्वेश्चन, और पेरीफेरी में उसने कॉपी खींच ली ना तो सेंटर आइडिया तो बताया नहीं आप। अभी भी आप अगर आर्गुमेंट कर रहे हो तो आप मेरी बात का रिएक्शन दे रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। I want you to respond, not reply. The difference. अभी तू बोल रही है क्यों पूछूं? नहीं तो ये बता, गांधी जी ने विड्रॉ क्यों किया? गांधी जी ने विड्रॉ क्यों किया चौराचौरी के बाद? एक तो तू टाइम खा गया और ऊपर से चुप हो रहा है। तो उसके केस अगर फिलहाल अरे समझ नहीं रहे, तू भी वाली बात करने आ रही है, ये सेंट्रल आइडिया नहीं है यार। गांधी जी सेल्फिश थे क्या? तो force second he realized national consciousness, मतलब और national consciousness में अभी तक क्या है? ये है आंसर। मेरी बात सुनिए, जब तुम ये कह रहे हो ना कि गांधी जी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, ये पूरे देश की बात हो रही है। बाहर में गए गांधी जी के प्रिंसिपल, देश आजाद हो रहा है तो किसी के प्रिंसिपल बाहर में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर देश आजाद हो रहा है और आपने वो वापस ले लिया जस्ट बिकॉज यू आर just say so arrogant that is it your way or no way? अरे नहीं मैडम, गलती सोच रहे हो। फिर तो आपने फिर गांधी अच्छे से पढ़ा नहीं है मैडम। आई एम वेरी सॉरी टू से बट दैट्स नॉट द रीजन। अगर ऐसा है तो justify this one sentence which Gandhi ji said in the Gavalia tank Maidan. You know what I am saying? That no. अरे मैडम ऐसा थोड़ी होता है। तो चित्त भी आपकी, पट भी आपका, फिर तो आप बोल नहीं दे रहे। इसके बाद नेहरू क्रिटिक गांधी, मुस्लिम्स विल बी बिट्रेड, क्योंकि गांधी रिट्रीट करे और वो बोले नॉन वायलेंट मेथड ही यूज करे। He was a pragmatic person, उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स को जस्टिफाई करते क्योंकि रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म ऑलरेडी हो रहा था।